गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 7th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट फर्स्ट, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने कल पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेस यानी कि साहित्यिक स्रोत, इंडियन और इंडिजिनियस यानी कि भारतीय और भारतीयों के जो स्रोत थे वह पढ़े थे हमने। ए हिस्टोरियन अपॉइंटेड बाय द रूलर टू रिकॉर्ड और क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ दिस रूल वाज नोन एज ए कोर्ट हिस्टोरियन। जिस प्रकार से जो राजा होता था, राजा अपने दरबार के अंदर एक दरबारी कवि रखता था यानी कि दरबार का इतिहासकार रखता था। अबुल फाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्टोरियंस हु रोट अकबरनामा एंड आईने अकबरी। इसी के साथ जैसा वो मालूम पड़ता है जो अबुल फजल था, अबुल फजल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध कोर्ट हिस्टोरियंस था यानी कि दरबारी इतिहासकार था, जो उसने एक प्रसिद्ध बुक लिखी थी अकबरनामा और आईने अकबरी, जो कि वह अकबर के दरबार के अंदर उसका हिस्टोरियन था। न्यूज़ वॉज कंप्लीट बाय वेरियस राइटर हु वर प्रेजेंट इन द इम्पेरियल कोर्ट। इसी के साथ में वह शाही कोर्ट के अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी और समाचार रखता था। एस एंड वेन द रूलर ट्रेवलेड द राइटर आल्सो यूज टू ट्रेवल एलोंग विथ हिम। इसी के साथ में विभिन्न प्रकार के राजा थे। जब राजा यात्रा करते थे तब वह अपने साथ में इन राइटर्स को भी साथ में ले जाते थे, इन दरबारी कवि को भी साथ में ले जाते थे। वेन द टास्क ऑफ completions of was complete, the ruler used to release it with a lot of pomp and show। इसी के साथ में जब इतिहासकार का दरबारी इतिहासकार का जब वो संकलन पूरा हो जाता था, उसका जो किताब पूरी हो जाती थी, उस समय राजा उसके लिए बहुत जोर शोर से उसको रिलीज करवाते थे, उसको जारी करवाते थे। इसके लिए बहुत ही धूमधाम से वह शो करते थे और कार्यक्रम करते थे। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द तारिक ए फिरोज शाही विच वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। इसी के साथ में एक उदाहरण मिलता है तारिक ए फिरोज शाही का, जिसको जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। ही रोट हिज क्रॉनिकल्स फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्सन 2 years लेटर। इसका ये फर्स्ट जो लेखन कला थी, इसके फर्स्ट उसने लेख लिखा था ये 1356 में। इसके बाद उसने दूसरा जो संस्करण पाठ जारी किया था वो 2 साल बाद किया था। अब आप कहें लिटरेरी सोर्सेज ओवरसीज यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था वह तो था इंडियन के द्वारा, ये भारतीयों के द्वारा लिखा गया इतिहास। अब हम पढ़ेंगे विदेशियों के द्वारा लिखा गया साहित्य। मैनी टाइम वी कम टू नाउ दैट द कोर्ट हिस्टोरियन प्रेसाइड द रूलर्स। लगभग काफ़ी समय तक वी कम टू नाउ दैट द कोर्ट हिस्टोरी प्रेसाइड द रूलर्स यानी कि जो हम लोगों ने कोर्ट हिस्टोरियंस के बारे में, प्रशंसा के बारे में पढ़ा था कि जो कोर्ट हिस्टोरियंस था उसने राजा की वो बहुत ही प्रशंसा लिखते थे अपने इतिहास के अंदर। दे पुट देयर इंटायर फोकस ऑन द रूलर, हिज फैमिली एंड द विक्टरीज वार ही वेग्ड। और उनका पूरा ध्यान राजा के परिवार पर, राजा पर और उसकी जीत पर, जो वो छेड़ता था उस जीत पर होता था, यानी इन सभी के बारे में वो किताबें लिखते थे। सो इन ऑर्डर टू गेट ऑन ऑनेस्ट आइडिया अबाउट द लाइफ of common people and other important aspect, we have to turn to the account of the foreigner travelers। लेकिन जब जो शाही दरबारी थे, दरबारी जो इतिहासकार थे वो सिर्फ राजा पर ही ध्यान देते थे, लेकिन जो विदेशी जो ट्रेवलर्स थे यानी विदेशी यात्रियों के जो लेखों से हमें यह मालूम पड़ता है कि वहाँ के आम लोगों का जीवन किस प्रकार का था और आम लोगों के पहलुओं पर भी, जीवन के पहलू पर भी प्रकाश जो विदेशी की जो यात्रा वृत्तांत थे वो डालते थे। बुक हैव बीन रिटन बाय फॉरेनर ट्रेवलर्स एंड लेटर हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन फॉरेन ऑफिसर्स। जो बुकें उनके द्वारा लिखी जाती थी वे विदेशों के जो अधिकारी थे। बुक हैव बीन रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स, और बहुत सी बुकें फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा यानी कि विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई थी। एंड लेटर हैव बीन एक्सचेंज बिटवीन फॉरेनर ऑफिसर्स, और जो पत्र थे वह फॉरेनर एंड विदेशी अधिकारियों के द्वारा चेंज होते थे या बदलते थे। वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स एंड ट्रेडर्स। इसके अलावा हमें बहुत सारी जानकारी उस समय के तीर्थयात्रियों के दस्तावेजों से, रिकॉर्ड से, और साथ में राजदूतों के रिकॉर्ड से और यात्रियों के यानी व्यापारियों के जो रिकॉर्ड होते थे, वृत्तांत होते, उसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है। एज दे वर मर्ली विजिटर्स, यह विजिटर्स के रूप में, केवल ये मात्र विजिटर्स के रूप में ही आते थे यानी यात्रियों के रूप में ही यहाँ पर ये आते थे। दे वर एबल टू राइट इवन अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम।
इसके अलावा वे लोग उस समय के नेगेटिव नकारात्मक पहलू पर भी ध्यान देते थे, नेगेटिव पहलुओं पर भी वह लोग लेख लिखते थे। However, that many of the foreigner travelers were unknown to our culture aspect of this were unable to make the correct judgment about the true picture of those time. इसी के अलावा that many of the foreign travelers were unknown to our culture aspect. वे जो फॉरेनर यात्री होते थे यानी विदेशी यात्री होते थे, उनको इस पर हमारे कल्चर के बारे में या कल्चर के पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी and thus were unable to mark टू करेक्ट जजमेंट अबाउट द ट्रू पिक्चर ऑफ दोस टाइम। फिर भी वह यहाँ के जो चित्र होते थे उन चित्र को देखकर, उस समय के चित्र को देखकर अपना सही जजमेंट या सही चीज़ वो लिखते थे। फॉरेन ट्रेवल्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया इन ए लार्ज नंबर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। इसी के साथ में मध्यकालीन में बहुत ही बड़ी मात्रा में विदेशी यात्री और विद्वान लोग भारत में घूमने के लिए आए थे। They have provide detailed and valuable account of their travel and experience in India। और यहाँ आने के बाद ही उन्होंने विभिन्न प्रकार की बहुत ही वैल्यूबल जो रिकॉर्ड था, अकाउंट थे, दस्तावेज थे, वो उन्होंने तैयार की, खाते तैयार किए। उन खातों के अंदर भारत की जितने भी ट्रैवलिंग की उन्होंने ट्रैवलिंग के अनुभव के आधार पर उन्होंने खाते लिखे। इब्न बतूता बॉर्न इन मोरक्को वाज वन ऑफ द सच विजिटर्स। इनमें उदाहरण के तौर पर इब्न बतूता नाम के जो विजिटर थे वो यहाँ पर घूमने आए थे और वो मोरक्को के थे। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द तुगलक्स। वह भारत में तुगलक वंश के यानी तुगलक वंश के जब शासन चल रहा था उस समय में इब्न बतूता भारत में आए थे। डोमिंगो पॉइस फ्रॉम पोर्तुगाल, निकोलो कॉन्टी फ्रॉम इटली, निकिटिन फ्रॉम रसिया एंड मार्को पोलो फ्रॉम वेनिस ए प्रॉपर सिटी स्टेट इन इटली। यानी कि ये जितने भी यहाँ विजिटर आए वो अपने अपने देश से आए थे। were some of the other prominent visitors who come to India in medieval time and wrote about this vast country। इसी के साथ में ये सभी जो इनके अलावा बहुत सारे प्रसिद्ध विजिटर भी आए थे who come to India in medieval times, और ये भारत में मध्यकालीन के समय में आए थे। और मध्यकालीन में समय में आकर इन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, यानी भारत जैसे बड़े देश के बारे में कुछ लिखा था। अभी आपकी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी रेफर टू ए काइंड, कैलीग्राफी मीन्स होता है सुलेख। कैलीग्राफी रेफर टू काइंड स्टाइलाइज राइटिंग एंड इट इज एन फॉर्म ऑफ डेकोरेशन विच इज यूज्ड इवन इन द मॉन्यूमेंट। कैलीग्राफी वह स्टाइल, लिखने की वह स्टाइल होती है जिसको लिखने के बाद में उसको डेकोरेट किया जाता है। यानी जो भी स्मारकों के ऊपर, किसी भी स्मारक के ऊपर लिखकर उसके ऊपर डेकोरेशन करना कैलीग्राफी कहलाता है, यानी सुंदर लिपि में लिखना। Many of the Persian manuscripts were illustrated in beautiful manner and they used floral and geometric shapes along with the calligraphy। इसी के साथ में many of the Persian manuscript यानी पर्शियन पांडुलिपियों के अंदर सचित्र जो बहुत ही सुंदर तरीके से चित्र बनाए गए हैं और साथ में उसमें फूलों के द्वारा फूलाकृति और ज्यामितीय आकृति के अंदर शेप देकर वो कैलीग्राफी का निर्माण किया, कैलीग्राफी की गई है। ह्यूमन फिगर वर नॉट यूज, इसके अंदर मानव आकृति नहीं होती, यानी कैलीग्राफी एक सुंदर लेखन होता है। और पर्शियन ने भी बहुत सुंदर कैलीग्राफी की थी, यानी बहुत सुंदर सुलेख लिखा था जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखे थे, जो सचित्र होते थे और साथ में उसके अंदर फ्लो एंड ज्योमेट्रिक शेप ज़्यादा दिए जाते थे, परंतु साथ में ये ह्यूमन फिगर यानी कि इसमें मानव की आकृति नहीं बनाई जाती थी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।